Hello students. So now we are doing the third colligative property, that is called the depression in freezing point. So first of all we will discuss about the definition of it कि freezing point क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं कि definition of freezing point क्या है. Freezing point वो point होता है या वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम पर आ जाए. ठीक है, तो हम इसको ऑटोमेटिकली अपने लेवल पर बनाएंगे. इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. सो ये पहला पार्ट इसका हो गया. और जैसे कि अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वेपर फेज के अंदर ज़्यादा कर रहे हैं. सो वेपर फेज के अंदर यदि मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो बात वही आ जाएगी कि यहाँ सॉलिड फॉर्म है तो यहाँ वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, कि सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉर्म. क्योंकि सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म भी आपस में जब इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी किसके अंदर होगा, इक्विलिब्रियम में होगा. अब बात ये करते हैं कि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या रिलेशनशिप है. बेसिकली वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा वेपर प्रेशर होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा. जितना कम वेपर प्रेशर होंगे उतना ही कम क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा. ठीक है, सो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक कंपैरिजन के साथ चलेंगे. जो हमने बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर कुछ कंपैरिजन यानी कि कुछ बातें डिस्कस की थी उसी के साथ हम इसका एक कंपैरिजन करेंगे तो इसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा. क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही बिल्कुल कंपैरिजन में चलती हैं. जो उसके अंदर पोर्शन है वही इसके अंदर पोर्शन है, सेम है. बट हाँ यहाँ थोड़ा सा उल्टा है. जैसे कि ये वाली बात थी, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉइलिंग पॉइंट. तो जितने ज़्यादा वेपर प्रेशर होते हैं वो क्यों होंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा कम हो जाएगा. पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बात उल्टी. सो नाउ वी विल डिस्कस ऑल द फैक्टर्स इन कंपैरिजन विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. And about the depression in freezing point, as I told you, depression means what? Depression का मतलब क्या है? Depression का मतलब है कि decrease in the freezing point. Decrease in the freezing point का नॉर्मल वे में समझते हैं. जिस तरीके से मान लीजिए कि वाटर है, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल फ्रीज होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं दैट इज 273 केल्विन पर जैसे ही हमने वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, यानी कि हमने उसमें कुछ सोल्ट डाल दिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नो इट विल बिकम सॉल्यूशन. तो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जो प्योर सॉल्वेंट, ना वाटर वाज एक्ट एज ए सॉल्वेंट, अब वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया. तो यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस था. अब वो और नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि अब हो सकता है कि ये -1 डिग्री सेल्सियस हो जाए यहाँ पे. अब ये इतने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा. ठीक है, और या फिर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो दैट विल बिकम 272 केल्विन. ठीक है, या 272 केल्विन हो जाएगा या -1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था और अब ये -1 पर हो रहा है. और पहले ये 273 केल्विन पर, या मतलब 273 केल्विन पर फ्रीज हो रहा था, अब ये 272 केल्विन पर फ्रीज हो रहा है. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, that is not 272, that will be the difference क्या होगा, 273 minus 272, that will be 1 केल्विन. तो यहाँ ये केल्विन में होगा. और अगर आप इसको इसमें भी निकालेंगे तब भी कितना आएगा, that will be 0 minus -1, that will also 1 डिग्री सेल्सियस.
तो आप चाहे कोई मर्जी यूनिट का यूज कर सकते हैं, आइदर यू कैन यूज केल्विन और डिग्री सेल्सियस, आपको जो डिप्रेशन मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज सेम। तो हम कोई भी यूनिट का यूज कर सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको केल्विन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको एक ग्राफ से समझते हैं। सो ग्राफ के साथ ही हमें यहाँ पर इसके बारे में एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा चलेगा सिस्टम। हमने बॉइलिंग पॉइंट के केस में देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। सो दिस इज द प्लॉट, यहाँ पर बिल्कुल सेम चल रहा है। दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द वेपर प्रेशर। सो ये जो प्लॉटिंग है यानी कि ये वेपर प्रेशर है, तो जैसे जैसे हम इसको सॉल्वेंट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो जैसे फ्रीज करते जा रहे हैं, तो इसके वेपर प्रेशर के अंदर क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। अगर ये प्योर होता तो इसको कहीं यहाँ पर टच करता, ठीक है। बट जैसे ही हमने इसको सॉल्यूशन बना दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसको जब सॉल्यूशन बना लिया, तो सॉल्यूशन बनाने से ये इमीडिएटली इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और नीचे की तरफ चला जाएगा। इट विल गेटिंग फ्रोज। तो यहाँ पर ये फ्रोजन सॉल्वेंट दिखा रखा है और ये यहाँ पर आएगा। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये किसका होगा, सॉल्यूशन का, जो ये सॉल्यूशन का ग्राफ बनता रहा है। तो ये वही सॉल्वेंट था जो हमने एज ए वाटर लिया हुआ था, और ये वाला जो कर्व है ये किसका है, सॉल्यूशन का है। जैसे हमने इसको सॉल्यूशन बना दिया, उसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बना दिया, तो उसके कर्व के अंदर यानी कि वो उसके वेपर प्रेशर के अंदर गिरावट आएगी, नीचे की तरफ जाएगा। गिरावट आएगी तो मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है किस चीज का, जब यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, प्योर सॉल्वेंट का। सो उसी की तरीके से डेल्टा टी एफ वी आर यूजिंग फॉर द फ्रीजिंग, सो दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। और डेल्टा एफ विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ। और व्हाट अबाउट डेल्टा टी एफ विल बी द चेंज, डेल्टा टी एफ यहाँ पर चेंज होगा। अब हमें पता है कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था कंपैरेटिवली सॉल्यूशन से। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 2 3 4 5। तो यदि हम 10 का रखें तो 10 20, यहाँ पर 30 40 एंड 50। तो कायदे से यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये 50 और ये 30, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो कम है कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के। तो ये पार्ट ज्यादा है हमारे पास। सो हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा केस जो बनेगा डेल्टा टी एफ माइनस नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा अबाउट दी चेंज इन द, यानी कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। जो चेंज होगा दैट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो इस तरीके से होगा। क्लियर हुई बात। अभी उसी के वे में हमने जब सॉल्यूशन के साथ इसको कंपेयर किया कि कितना सोल्ट डालने से, यानी कि कितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी जिसकी वजह से कितना उसका डिप्रेशन ज्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। सेम वे में डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मोलैलिटी के एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम उसका एक्सप्रेशन करते हैं, जो उसके एक्सप्रेशन से हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला भी पार्ट फॉलो किया था। सो that is delta TF is directly proportional to the molality. So delta TF यहाँ पर हम इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी जब लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। वहाँ के बी ऐड किया था तो यहाँ पर के एफ हो जाएगा। सो सेम वे में डेल्टा एम, इसको क्या बोलते हैं, वो इब्यूलोस्कोपिक था तो ये क्या हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक। दैट इज कॉल्ड द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो मैं कंपेयर करके चल रहा हूँ दोनों का सिस्टम। जो क्रायोस्कोपिक है वो इब्यूलोस्कोपिक था, तो सेम वे में चल रहे हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। वही चीज
व्हाट इज के एफ, के एफ क्या होगा यहाँ पे, के एफ विल बी दी डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय में मोलैलिटी। इसके यूनिट क्या होंगे, द यूनिट विल बी, टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं केल्विन, मोलैलिटी के यूनिट क्या होते हैं मोल पर किलोग्राम। तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, अगर आप देखें तो यूनिट उधर भी बिल्कुल सेम थे, दैट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये उसके यूनिट हो गए। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन यही है, यदि मोलैलिटी जो है मोलैलिटी 1 हो जाए सो के एफ किसके इक्वल आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो इफ द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1 देन द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। सो इसी के बेसिस पर ये हमारा सारा का सारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो अब एक कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट और यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे सारी की सारी क्लैरिटी आपके सामने होगी। We will do difference between the depression in freezing point and elevation in boiling point, so that there will be clarity in both of colligative properties. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, it is denoted by depression in freezing point. So freezing point हम कैसे denote करते हैं, that is delta T F से, क्लियर है, डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है टी एफ नोट माइनस टी एफ। टी एफ नोट इज द सॉल्वेंट है, ये यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है और ये यहाँ पे सॉल्यूशन का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट ये यहाँ पर बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे डिनोट किया जाता है, दैट इज डेल्टा टी, बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो बी यूज करते हैं यहाँ, दैट इज इक्वल टू दी। अब देखो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम होता है और सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, तो हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। सो दैट इज टी बी, सॉल्यूशन के लिए वी विल टेक एस, ठीक है, या टी बी भी लिखा जाता है सॉल्यूशन के लिए, वो माइनस टी बी नॉट। तो यहाँ पर आप एस भी लगा सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन और ये क्या है सॉल्वेंट। तो ये हुआ पहला डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर जो बात करते हैं वेपर प्रेशर की, दैट इज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि अपने लेवल पर वो बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यहाँ पर बराबर आते हैं। यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉइलिंग पॉइंट, तो वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड क्वेश्चन में बात करें वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्लियर। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस की बात कर लें, और सॉल्यूशन एक्चुअली सब्सटेंस, यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हम इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट को कंसीडर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को जब कंसीडर करेंगे दैट इज इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद फोर्थ करते हैं, ये प्रोसेस को हम क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपी। और इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड दी इब्यूलोस्कोपी, इब्यूलोस्कोपी, इसको हम इब्यूलोस्कोपी भी बोलते हैं। इसको हम के एफ से डिनोट करते हैं, जो कांस्टेंट है दैट इज के एफ, और इसका जो कांस्टेंट है वो क्या होता है के बी होता है, ठीक है। इसको के एफ या हम इसको बोलते हैं मोलर, ये डिप्रेशन है तो डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, या हम इसको क्या बोलते हैं, और ये एलिवेशन है तो क्या बोलेंगे इसको मोलर एलिवेशन
कांस्टेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये कुछ खास पॉइंट है। बाकी अगर उनकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दोनों के, इन दोनों की डेफिनेशन और यूनिट जो है वो एक जैसे ही होते हैं। तो ये कुछ इनके बीच में डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। डिफरेंस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। सो ग्राफ के बेसिस पर, एक तो ग्राफ हमने उसको समझने के लिए किया था, एक डिफरेंस के तौर पे हम ग्राफ करेंगे। डिफरेंस के तौर पे ग्राफ करने के लिए वी विल मेक द डिफरेंस, ग्राफ प्लॉट करेंगे जो हम करेंगे इन बिटवीन दी मोलैलिटी। मोलैलिटी इसलिए क्योंकि मोलैलिटी एक तरह का कंसंट्रेशन ही होता है, ठीक है। और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है तो यहाँ पर रखेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट होंगे। और यहाँ पर क्या रखेंगे, सेम वे में इधर मोलैलिटी है तो कंसंट्रेशन यहाँ भी वही रहेगी, दैट इज ऑल्सो दी मोलैलिटी, दैट इज ऑल्सो दी कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। किसी का पहले कुछ ना कुछ तो फ्रीजिंग पॉइंट होता ही होता है, ठीक है। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो उसके यहाँ पर वेपर प्रेशर घटते जाएंगे और वो क्या होता जाएगा, फ्रीज होता जाएगा। इस लेवल पर बात करें तो कुछ ना कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ही होगा। और जैसे जैसे हम उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। सो बाय दिस वे वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ इन बिटवीन बोथ मोलैलिटी और फ्रीजिंग पॉइंट। वाई मोलैलिटी? बिकॉज मोलैलिटी इज द कंसंट्रेशन टर्म। मोलैलिटी अपने आप में बहुत बड़ी कंसंट्रेशन टर्म है, तो उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और आपको पता है कि जब भी हमने इसका फॉर्मुलेशन किया तो फॉर्मुलेशन के अंदर हमने हमेशा मोलैलिटी को ही कंसीडर किया था, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन के अंदर हमने प्रूव भी किया था कि मोलैलिटी क्यों ली गई है। डिफरेंस पढ़ा था, अब कुछ एक सिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं। तो सिमिलैरिटीज के अंदर हमने फर्स्ट जो सिमिलैरिटीज देखनी है वो ये देखनी है कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी। सो यहाँ पर TF लिया जाएगा, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी। और ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोलैलिटी के ही। वी आर टेकिंग द मोलैलिटी एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कंसंट्रेशन पार्ट यहाँ पर लिया गया। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरी बात करते हैं अबाउट द कांस्टेंट। कांस्टेंट के यूनिट्स हमने अभी अभी पढ़ा था कि यहाँ और यहाँ दोनों तरफ कांस्टेंट के जो यूनिट्स होते हैं दैट इज KF, इट इज कॉल्ड द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो इसके यूनिट होते हैं वो होते हैं केल्विन, किलोग्राम पर मोल। और इसके यूनिट जो KB यानी कि इवेलोस्कोपिक या मोलर डिप्रेशन, सॉरी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के, उसके भी क्या होंगे, केल्विन, किलोग्राम पर मोल। तो ये दोनों सेम रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ सिमिलरिटीज हैं और इसी वे में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास चाहे मोलर एलिवेशन या सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारे पास दोनों के दोनों फॉर्मूलाज हैं, क्या हम उसको मोलिकुलर मास के अंदर डिड्यूस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बहुत इजीली है। हम उसको देखते हैं कि वो फॉर्मूला है, जैसे कि दोनों सेम वे में चलेंगे। अगर आप चाहे डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन की बात कर लेते हैं, यदि एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन की कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। और हमें पता है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, ये होता है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके लिए इक्वल होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो ये रहा मोलिकुलर मास। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगी, गिवन मास डिवाइडेड बाय
molecular mass multiplied by weight of the solvent and 1000। तो यहाँ पर इसी वैल्यूज पुट कर दो अबाउट दी मोलरिटी की यहाँ पर ये एक्सप्रेशन पुट कर दें। तो जब हम इसका एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा, के एफ क्या हो जाएगा वो W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो हमें मोलिकुलर मास में लेकर जाना, मोलिकुलर मास इधर ले जाओ और उसको नीचे ले आओ। तो M2 किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ इंटू W2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ दी सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। सेम वे में ये फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए बन सकता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बनेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए जहां आपको एफ नजर आ रहा है वहां सिर्फ बी कर दीजिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। मोलिकुलर मास यहाँ क्या रहेगा, के बी मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय W1। ये हमारा फॉर्मूला फुल हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। Application of depression in freezing point. These are very important application, and we are also using in our day-to-day life, like in making of antifreeze solution. Antifreeze solutions are those solution which prevent the freezing. ठीक है, ये क्या करती है, फ्रीजिंग को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट फ्रीजिंग, फ्रीज नहीं होने देता। ठीक है, जो मीन्स ऐसे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर के जो रीजन्स होते हैं जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो यूजली कई बार टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोचिए कि कार के अंदर रेडिएटर में वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यदि वो फ्रीज हो गया तो वो इंजन को भी सीज कर सकता है। तो हम वहाँ पे एंटी फ्रीज डालते हैं। एंटी फ्रीज क्या काम करता है कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर को फ्रीज होने नहीं देता। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटी फ्रीज यहाँ पर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। सो इथाइलिन ग्लाइकोल जो पानी के अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो होता क्या है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे की तरफ चला जाता है। तो जैसे टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो गया तो उस पॉइंट पर भी पानी फ्रीज नहीं होगा, दैट विल बी इन लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जिसकी वजह से जो कार की मोबिलिटी है वो प्रॉपर रहती है, मेंटेन रहती है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ depression in freezing point. So now we will do the second one. Important application of depression in freezing point is in the melting of ice on road. So ice को मेल्ट करने के लिए हम देखते हैं कि जो हिली एरियाज होते हैं, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है तो उस दौरान वहाँ पर नमक की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या किया जाता है कि नमक को आइस के ऊपर डाल दिया जाता है। आइस किससे मिलकर बनी होती है, वाटर से मिलकर बनी होती है। और हमें पता है कि वाटर जो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। पर जैसे ही उसको नमक के साथ मिक्स किया जाता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा नीचे चला जाता है, दैट इज अराउंड -21 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यदि इतना भी टेम्परेचर होगा इससे कम -20 डिग्री सेल्सियस तक वो पानी किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो उसको जब आइस के अंदर डाल दिया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इतना नीचे चला जाता है कि वो इमीडिएटली क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो रोड्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब नमक जो है या NaCl जो है जो उसके अंदर डाल दिया जाता है तो उसके अंदर उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाता है। एक और सॉल्ट है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, वो यूज़ नहीं किया जाता, ये कॉमनली अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड द CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम ये डालते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेदर कोल्ड रीजन्स होते हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को -55 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ले आता है। सो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बना क्या रहे हैं, उसको सॉल्यूशन ही तो बना रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा बिलो चला जाता है, जिसकी वजह से
पानी फ्रीज नहीं होता और लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से रोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई सी वाटर डू नॉट फ्रीज? जो सी वाटर है चाहे जितना मर्जी वेदर कोल्ड हो जाए बट वो फ्रीज नहीं होता, ऐसा क्या रीज़न है? शायद आप लोग सही समझ रहे हैं, क्योंकि सी वाटर जो है, समुंदर का जो पानी है, उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट्स होते हैं। उन सॉल्ट की वजह से ये क्या बन गया, नॉर्मल प्योर सी वाटर यानी प्योर वाटर नहीं है, ये क्या बन गया, एक तरह का सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन जब बन चुका है तो हमें पता है कि ये क्या क्रिएट करेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है, इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है कि ये फ्रीज नहीं होता और किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, आपको लिक्विड फॉर्म में ही हमेशा अवेलेबल होगा। क्लियर? डन।